हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रवानी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कितने होते हैं, जैसे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और इसके बाद देखेंगे कि हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव किसी भी इक्वेशन को बनाने का क्या क्या तरीका है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। जनरली केमिकल इक्वेशन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब हम लोग को समझना होगा कि दोनों किस तरह के इक्वेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक इस तरह का इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स यदि इक्वल है तो वो हो जाएंगे बैलेंस्ड केमिकल। चलिए अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग ये रिएक्शन देख चुके हैं पहले भी कि Zn प्लस H2SO4 जब रिएक्ट होगा तो मिलेगा मेरा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब मेरा ये है, एक साइड है रिएक्टेंट साइड और एक है प्रोडक्ट साइड। ये है मेरा रिएक्टेंट साइड और ये है प्रोडक्ट साइड। तो जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में बोले कि रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए, रिएक्टेंट्स के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी। तो हम लोग इस एग्जांपल से देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के बोथ साइड में इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो इसमें जिंक का नंबर ऑफ एटम्स क्या है, रिएक्टेंट के साइड में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट के साइड में। रिएक्टेंट ये है, ये मेरा है रिएक्टेंट के साइड। तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स जिंक का कितना है, सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे क्या क्या कर देते हैं हम लोग 1। ओके, अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटम कितने हैं, नंबर एटम्स, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है 2। ओके, चलिए अब यहाँ पे सल्फर नंबर ऑफ एटम्स सल्फर का रिएक्टेंट के साइड में है ओनली 1, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1। अब देखते हैं ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ओके, अब चलते हैं हम लोग प्रोडक्ट के साइड में। अब प्रोडक्ट के साइड में देखते हैं कि जिंक नंबर ऑफ एटम्स जिंक कितना है, सिर्फ 1 है, तो फिर यहाँ पे लिख दिए 1। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, तो लिख दिए 2। थर्ड क्या है, सल्फर, तो सल्फर यहाँ पे कितना है, सिर्फ 1, तो लिख दिए यहाँ पे 1। ओके, अब देखते हैं लास्ट बच गया ऑक्सीजन कितना है 4, नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के कितना है 4, तो यहाँ पे 4। तो अब हम लोग देखते हैं दोनों साइड क्या इक्वल है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है इक्वल है या नहीं। देखते हैं, जिंक रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, इक्वल है, चलिए ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में भी 2, ठीक है। सल्फर रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में भी 1, ठीक है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4, प्रोडक्ट में 4। चलिए, सब नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन जैसे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होंगे तो हो जाएगा वो अनबैलेंस्ड। तो ठीक है, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है आपका H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। ओके, तो हम लोग यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है या नहीं है। यदि इक्वल होंगे तो हम लोग क्या बोल देंगे, बैलेंस्ड, और यदि इक्वल नहीं होगा तो बोल देंगे अनबैलेंस्ड। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये है हमारा रिएक्टेंट साइड और ये है हमारा प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो अब रिएक्टेंट साइड में हम लोग चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे हम लोगों का 2 एलिमेंट है,
पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी। एक चीज यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि जो रिएक्टेंट के साइड में जितने एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट आपके प्रोडक्ट के साइड में भी होंगे। ठीक है, ये क्लियर। चलिए चेक करते हैं कि रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है रिएक्टेंट के साइड में 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, अब चेक करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का भी नंबर ऑफ एटम्स कितना है 2। ठीक है, अब चेक करते हैं प्रोडक्ट के साइड में। अब प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ओके, अब नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में कितना है 1। ठीक है, अब चलिए काउंट करते हैं दोनों इक्वल है कि नहीं। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 2। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 2, सॉरी 1। यानी कि क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स मेरा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज कि यदि यहाँ पे एक कम हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का एटम पहले 2 था, अब क्या हो गया 1 हो गया रिएक्शन के बाद, तो क्या एक एटम डिस्ट्रॉय हो गया, क्या हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, कभी भी एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो अब इसको हम लोग नाइदर डिस्ट्रॉयड हो रहा है ना ही क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन लाते हैं, ताकि ये मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत ना हो जाए। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन अब हम लोग पढ़ेंगे, तो इसी यहीं से मेरा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का क्या होता है, उत्पत्ति होता है। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से हम लोग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में डिफरेंट एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को हम लोग देखने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। बोलने का मतलब है कि जैसा कि हम लोग अभी पहले इक्वेशन हम लोग लिखते थे, वहां पे हम लिखते थे कि इसको सॉलिड है तो एस लिख दिए, ठीक है, एक्वस है तो ए क्यू लिख दिए, उसके बाद फिर यदि गैस है तो जी लिख दिए, और पीपीटी होता है तो या तो हम नीचे की ओर एरो कर देते थे या फिर उसमें पीपीटी लिख देते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग इक्वेशन को बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ये सब चीज का यूज करते हैं। तो जनरली इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमारे पास 3 तरीका होता है। इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने का पहला तरीका है कि बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। यदि हम लोग सबका फिजिकल स्टेट लिख देते हैं तो इक्वेशन को थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव हम लोग बना सकते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो भी मेरे एलिमेंट्स होंगे वो कौन से स्टेट में है, यदि लिख देते हैं तो उसका थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। तो सबसे पहला, यदि सॉलिड स्टेट में होगा तो उसको हम लोग एस से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, यदि लिक्विड स्टेट में होगा तो उसको एल से इंडिकेट करेंगे, गैस स्टेट में होगा तो उसको हम लोग जी से इंडिकेट करेंगे, और यदि एक्वस सॉल्यूशन होगा तो हम लोग ए क्यू से इंडिकेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू से देखते हैं कि फिजिकल स्टेट को हम लोग कैसे इक्वेशन में इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अभी एग्जाम्पल लेते चल रहे हैं, उसी एग्जाम्पल को लेके चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका। यदि मेरा जिंक मेटल है, जैसे कि अभी हम लोग रिएक्शन देखें, जिंक प्लस H2SO4। H2SO4 को हम लोग को कौन सा एसिड बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं इसको, जैसे कि पहले भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब ये रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा मेरा ZnHO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अब इसका स्टेट लिखते हैं। जैसे कि ये क्या है, जिंक मेरा मेटल है, तो मेटल मेरा कौन से स्टेट में रहता है, जनरली सॉलिड स्टेट में रहता है, तो इसमें क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे, सॉलिड। ठीक है, H2SO4 ये सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है तो क्या लिख देंगे इसमें, AQ। एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है तो क्या लिख देंगे, AQ। ठीक है, अब क्या है, जिंक सल्फेट, ये भी मेरा एक्वस सॉल्यूशन रहता है तो इसको भी लिख देंगे हम लोग AQ। ठीक है, अब क्या है, हाइड्रोजन गैस, गैस है तो गैस के लिए क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग फिजिकल स्टेट को इंडिकेट कर देंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन में, तो वो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेटिव उसके बारे में मिलेगा कि जिंक मेरा किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, सल्फ्यूरिक एसिड मेरा एक्वस में है,
जिंक सल्फेट मेरा एक्वस सॉल्यूशन है और हाइड्रोजन क्या है, मेरा गैस है। तो इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन को थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो इसका हम लोग एक और एग्जांपल से देख लेते हैं कि कैसे फिजिकल स्टेट को शो करेंगे, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि यदि जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो मेरा क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, व्हाइट पीपीटी जो होता है, और उसके साथ साथ वाटर बनता है। तो इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लिखते हैं CaOH का होल 2, ठीक है, प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरा बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 और उसके साथ बनेगा मेरा क्या, वाटर यानी कि H2O, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट लिखेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्यूशन है तो उसको क्या लिखेंगे, AQ, तो AQ लिख दिए, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड मेरा क्या है, गैस है, तो इसको G लिख देंगे, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या है, मेरा सॉलिड, तो उसको सॉलिड लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बताएं हम व्हाइट पीपीटी बनता है, तो पीपीटी क्या है, एक सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए S लिख दिए। वाटर क्या है, लिक्विड के फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे लिख दिए L, ठीक है। अब ये हो गया मोर इन्फॉर्मेटिव। तो पहले भी हम इसका नाम बता चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या होता है, पहला तो स्लैग्ड लाइम, एक और नाम है इसका लाइम वाटर, ठीक है। अब इसका कैल्शियम कार्बोनेट का नाम बताए थे हम लाइम स्टोन, तो इसका हो जाएगा नाम लाइम स्टोन, ठीक है, जो कि व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने का दूसरा तरीका है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेस। अब हीट चेंजेस का इंडिकेटिंग हम लोग कैसे करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हीट का अब्जॉर्प्शन होगा या तो हीट का रिलीज होगा, ठीक है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हीट का अब्जॉर्प्शन होता है और कुछ केमिकल रिएक्शन में होते हैं हीट का रिलीज होता है, ठीक है। तो अब हीट का रिलीज होना और हीट का अब्जॉर्ब होना, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का दो तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। तो पहला हो जाएगा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और दूसरा हो जाएगा एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। यदि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट का रिलीज हो रहा हो तो वैसे इक्वेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का लिखने का तीन तरीका होता है। तीन तरीका में कैसे लिखते हैं हम लोग, यदि किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट के साइड में या तो हीट लिखा हो या तो हीट एनर्जी लिखा हो या तो सिर्फ एनर्जी लिखा हो तो हम लोग मान सकते हैं कि वो इक्वेशन मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी हम लोग वैसे ही समझ सकते हैं जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझे थे। तो यदि किसी रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्ब हो रहा है तो वैसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी लिखने का वही सेम तीन तरीका है। पहले हम लोग प्रोडक्ट के साइड लिखे थे, अब हम लोग रिएक्टेंट के साइड लिखेंगे। यदि हीट या तो फिर हीट एनर्जी और फिर जस्ट एनर्जी यदि रिएक्टेंट के साइड में लिखा हुआ हो तो वैसे इक्वेशन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं कि किस तरीके से हीट मेरा क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल में है मेरा, जब मेरा कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या होता है, हीट का रिलीज होता है। तो ये एक हो जाएगा एग्जाम्पल आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। यहाँ पे मैंने एस जी और जी क्यों लिखा है आपको पता ही है, फिजिकल स्टेट लिखा है, कार्बन क्या है सॉलिड के फॉर्म में इसलिए एस लिखा हुआ है, O2 क्या है गैस के फॉर्म में ऑक्सीजन है इसलिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस के फॉर्म में है इसलिए जी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट निकल रहा है, ठीक है। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही हम लोगों के साथ रिलेट कर पाएंगे कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब ग्लूकोज, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, के साथ साथ वाटर बनता है और उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं
अब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को हम लोग लिखते हैं C6H12O6। ठीक है, अब ये क्या है, एक्वस है, इसलिए इसको एक्वस सॉल्यूशन को एक ही लिख देते हैं हम। ठीक है, उसको यदि हम लोग ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है O2। ठीक है, ये गैस है इसलिए जी लिख दे रहे हैं। तो हम लोग को क्या बनता है बताएं अभी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो जी लिख दे रहे हैं। उसके साथ साथ क्या बनता है H2O यानी कि लिक्विड, और उसके साथ साथ एक अमाउंट में एनर्जी मिलता है ENERGY, एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा हीट रिलीज हो रहा है। अब हीट को जैसे कि बताया मैंने, हीट रिलीज हो रहा है, यानी कि उसको हम लोग तीन तरीके से लिख सकते हैं। हीट, दूसरा तरीका है हीट रिलीज, या तो फिर हीट एनर्जी। ठीक है, तीसरा तरीका है सिर्फ एनर्जी। यदि ये प्रोडक्ट के साइड में लिखा हुआ है, किसी भी केमिकल इक्वेशन के प्रोडक्ट के साइड में ये तीन चीज लिखा हुआ है, तो हम लोग मान सकते हैं कि वो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ गए। तो अब हम लोग चलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग समझेंगे। अब हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन को एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। तो जब मेरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, अराउंड 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो कंबाइन होकर हम लोगों को नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड देता है। तो ये एक एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। चलिए उसको एग्जाम्पल के तौर में देखते हैं। ठीक है, N2 यानी कि नाइट्रोजन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, अराउंड कितना बोले, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अराउंड 3000 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे लिखते रहे हैं। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे कि यहाँ पे हीट लिखा हुआ था, लिखती है हीट, तो मेरा क्या बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि जब मेरा हीट रिएक्टेंट के साइड में लिखा हुआ है तो वो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हीट तो लिख दिए, लेकिन इसके साथ साथ नाइट्रोजन क्या है, मेरा गैस है तो जी लिख देंगे। ऑक्सीजन क्या है, वो भी मेरा गैस है तो उसको जी लिख देंगे। और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्या है, मेरा गैस है तो उसको भी हम लोग जी लिख देंगे। तो इसके तरीके से हम लोग इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। जिस तरीके से यदि हीट या तो फिर हीट एनर्जी या तो फिर सिर्फ एनर्जी यदि रिएक्टेंट के साइड में लिखा हुआ है तो हम लोग उस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यदि प्रोडक्ट के साइड में हीट या तो फिर हीट एनर्जी या तो फिर एनर्जी सिर्फ लिखा हुआ है प्रोडक्ट के साइड में, तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। हमारे पास तीसरा तरीका है इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने का, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन। अब यदि कोई बहुत सारे रिएक्शन क्या होता है कि बहुत सारा कंडीशन का जरूरत होता है, उस कंडीशन को जब तक हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारा रिएक्शन नहीं होगा। तो उस यदि कंडीशन को यदि हम लोग लिख देते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो भी हम लोग केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखने का कुछ तरीका होता है कि यदि हमारा कैटालिस्ट की वजह से रिएक्शन मेरा हो रहा है तो उस कैटालिस्ट को हम लोग एरो के ऊपर या एरो के नीचे लिखेंगे। ठीक है, या तो फिर बहुत सारे कंडीशन में हो सकता है कि मेरा हीट देना पड़ रहा हो, तो हीट को भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल के लिख के और उसको हम लोग एरो के ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, ये दो तरीका हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल मेरा है कि जब मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स होगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ मिक्स होगा और उसमें हम लोग जनरली 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ATM लिख देते हैं। ठीक है, इसको यदि हम लोग पास करवाएंगे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को और हाइड्रोजन के मिक्सचर को 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पास करवाएंगे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के मिक्सचर से। ठीक है, और उस ड्यूरेशन में हम लोग क्या करेंगे, उसको हीट भी अप्लाई करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मेरा क्या बनेगा, मिथेनॉल बनेगा, CH3OH। इसको क्या बोलते हैं, मेथेनॉल।
मेथनॉल। ये क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो लिक्विड लिख देते हैं यहाँ पे। O2 H2 क्या है, गैस, तो गैस लिख दिए, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है तो गैस लिख दिए। ठीक है, अब मिथेनॉल बनने के लिए कंडीशन मेरा क्या है कि 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, ठीक है, जिंक ऑक्साइड चाहिए, क्रोमियम ऑक्साइड चाहिए और 300 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। इस कंडीशन के बिना मेरा मिथेनॉल नहीं बन सकता है। तो इस कंडीशन को जब तक हम लोग नहीं लिखेंगे तो ये मेरा इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए इस कंडीशन को लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन को में कंडीशन किस तरीके से डालते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड मेरा वाटर के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के केस में, फोटोसिंथेसिस के केस में। ठीक है, कि जब मेरा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, जब मेरा कंबाइन होता है H2O के साथ, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस केस में आप लोगों को पता होगा कि सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के साथ साथ ग्रीन पिगमेंट किसका, लीव्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करता है इन प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो मेरा क्या बनाता है, वो खाना बनाता है लिप्स, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, C6H12O6, और उसके साथ साथ बनता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ग्लूकोज बनने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मेरा सनलाइट का होना और क्लोरोफिल का होना बहुत ही जरूरी है। यदि हम लोग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला देंगे तो मेरा ग्लूकोज नहीं बनेगा। उस कंडीशन के लिए क्या चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए स्टेट भी लिखना जरूरी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं G। ठीक है, अब ये क्या है, लिक्विड है, तो इसको लिख देते हैं L। ठीक है, अब लिख देते हैं यहाँ पे AQ, और ऑक्सीजन क्या है, ये गैस है, तो लिख देते हैं G। अब इस इक्वेशन को भी हम लोग बैलेंस नहीं कर रहे हैं अभी, आज हम लोग जितना इक्वेशन लिखे हैं उसको बैलेंस नहीं किए हैं, तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन अभी हम लोग को पढ़ना है, इसलिए हम लोग बैलेंस नहीं कर रहे हैं। बैलेंस करने के लिए अभी सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन अप्लाई करना कि किस कंडीशन में मेरा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह की वीडियो का एंजॉय लेते रहें और कुछ ना कुछ नई बातें सीखते रहें।